हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे एंजाइम। तो एंजाइम होते क्या हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर से बने होते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या स्पेशल आ जाता है कि एंजाइम उन्हीं से बने होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी से नहीं बनते। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो बच्चे हेलिकल होती है या सीधी स्ट्रक्चर होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो कुंडलित हो जाती है। उसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं प्रोटीन किसकी बनी होती है? प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती है, आरएनए से सिंथेसिस होती है। तो उसमें क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड आपके पास कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं। ऐसे अमीनो एसिड्स तो बहुत सारे होते हैं, बट प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले अमीनो एसिड 20 ही होते हैं। उन 20 अमीनो एसिड से बनी प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो जब टर्सरी स्ट्रक्चर में आते हैं तो वो हेलिकल या कुंडलित हो जाते हैं। तो उस कुंडलित स्ट्रक्चर में आपके पास पॉकेट्स बन जाती हैं। वो पॉकेट्स एंजाइम को बनाने में अपने काम आती हैं, ताकि उन पॉकेट्स पे अपना सबस्ट्रेट आके जुड़ सके और अपन उससे प्रोडक्ट बना सके। इसलिए तो अपने एंजाइम होते हैं। एंजाइम करते क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए और जल्दी हो जाए। इसलिए एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स टर्सरी स्ट्रक्चर में जो पॉकेट्स बनती हैं वो पॉकेट्स उनकी एक्टिव साइट कहलाती हैं। अब बच्चे, एक एंजाइम में बहुत सारी एक्टिव साइट हो सकती हैं, पर एक स्पेसिफिक एंजाइम को जुड़ने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है। अलग अलग एंजाइम में अलग अलग एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं। तो अब बच्चे अपन सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर। अब बच्चे, प्रोटीन की ये है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत कुंडलित होती है। तो उसमें ये जहां जहां आपके अमीनो एसिड्स क्रॉस कर रहे हैं वहां वहां पे एक्टिव साइट बन रही है आपकी। ये जहां जहां पे क्रॉस कर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो सारी आपकी एक्टिव साइट्स हैं। इनको अपन पॉकेट्स बोलते हैं। तो ये जो एक्टिव साइट है इसको अपन बोलेंगे पॉकेट या एक्टिव साइट। अब बच्चे, इस एक्टिव साइट में आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि इस एक्टिव साइट में जहां से ये दोनों एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड जहां से क्रॉस कर रहे हैं वहां पे ये देखो पूरी पे एमिनो एसिड्स लगे हुए हैं। वहां पे एक एक्टिव साइट बन गई। अब ये एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक होती है अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए। तो ये एक्टिव साइट आपके सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होती है और यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। तो एंजाइम्स बच्चे प्रोटीन के बने होते हैं। अब बच्चे एंजाइम्स के और नेचर देखते हैं अपन। एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होते बच्चे। एंजाइम ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं और एंजाइम स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। पीएच की रेंज आप कम करेंगे बढ़ाएंगे तो एंजाइम का नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। एक स्पेसिफिक सेल में जो प्रोटीन या सेल्स को सरवाइव करने के लिए जैसे स्पेसिफिक पीएच की जरूरत पड़ती है अपन को, उसी तरह एक एंजाइम को वर्क करने के लिए भी स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है। और टेम्परेचर भी उसको, जब उसका टेम्परेचर अपन ऑप्टिमम रखते हैं तो वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। पर जब अपन टेम्परेचर को लो कर देंगे तो बच्चे वो इनएक्टिव हो जाएगा। और जब अपन टेम्परेचर को वापस बढ़ाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। बट जब अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बच्चे वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाएगा। अब वापस उसको कम करवाने पे फिर से वो फंक्शन नहीं करेगा, वो फंक्शन लेस हो जाएगा। जैसे पर आप देखते हैं, एग का एग्जांपल ले लीजिए। एग प्रोटीन है, एग में प्रोटीन पाई जाती है। अब उस अपन वो अपनी
एक्टिविटी शो कर रही है नॉर्मल टेम्परेचर पे। अपन ने उसको स्टोरेज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, उसका टेम्परेचर कम करवा दिया। अब अपन उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे तो वो एग की प्रोटीन नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। बट अगर अपन उसको बॉईल कर देंगे तो उसकी आमलेट बना लेते हैं, तो आमलेट को वापस अपन नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएंगे तो क्या वो वापस से एग बन पाएगा उसका? नहीं बनेगा ना। तो इसी तरह एंजाइम होते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पर ले जाने पे वो डीनेचर हो जाते हैं, वो अपनी वो एक्टिविटी का लॉस कर देते हैं। तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं और वापस से एक्टिविटी में नहीं आते। जैसे अपन ने लो पे ले जाने पर डबल एरो का निशान लगा रखा है, वैसे हाई पे अपन ले जा सकते हैं बट वापस लाने पे वैसी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। एंजाइम बच्चे थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। इस फंक्शन को अपन बोलते हैं थर्मोस्टेबिलिटी। मतलब जो ऑर्गेनिज्म थर्मोस्टेबल होते हैं उनमें थर्मोफिलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक विशिष्ट टेम्परेचर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें थर्मोस्टेबल एंजाइम पाए जाते हैं। और इस फंक्शन को, इस विशेष एक्टिविटी को हम अपन बोलते हैं थर्मोस्टेबिलिटी। अब बच्चे अपन एंजाइम के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। एंजाइम बच्चे ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, बट कुछ एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, वो भी एंजाइम के लाइक बिहेव करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है राइबोजाइम। लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, बट कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जैसे राइबोजाइम। Enzymes are colloidal substances which are macromolecule of amino acid and are synthesized by ribosome under genetic control। ये बोल रहा है बच्चे, एंजाइम होते हैं वो कोलोइडल सब्सटेंस होते हैं और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं एमिनो एसिड्स के, और उनका सिंथेसाइज होता है राइबोसोम से जेनेटिक कंट्रोल में। जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, अपने पहले एमिनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और वो राइबोसोम की हेल्प से होता है। और अपन जानते हैं वो कोडिंग और के जरिए होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, फिर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें राइबोसोम की हेल्प लगती है और वो पूरा का पूरा जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होता है। तो अपन इसको बोलेंगे कि एंजाइम्स का सिंथेसिस ऐसे ही होता है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन ही तो हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, एंजाइम कैन बी डेपिकेटेड। मतलब एंजाइम को अपन ड्रॉ करते हैं लाइन डायग्राम से। अपन हर बार एंजाइम की जो अपन ने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देखी थी वैसी स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, एंजाइम को अपन लाइन डायग्राम से शो करवाएंगे। जैसे अपन ने इस तरह से एंजाइम को शो करवा दिया, या फिर इस तरह की स्ट्रक्चर देखेंगे। हर बार अपन ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे एंजाइम की, अपन ने एक बार समझ ली। अब अपन जहां भी अपन को एंजाइम बनाना होगा अपन इस तरह के स्ट्रक्चर उसकी बना देंगे। तो ये क्या बोल रहा है, लाइन डायग्राम से एंजाइम को बनाते हैं। एंड एंजाइम लाइक बी प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन की तरह। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उसको अपन एंजाइम क्यों नहीं बोलते? उसमें एमिनो एसिड सीक्वेंस तो होता है बट पॉकेट लेस साइड, उसमें पॉकेट नहीं पाई जाती, क्योंकि एमिनो एसिड की सीधी चेन पाई जाती है उसमें। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपन की हेलिकल होती है। आप देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से पाई जाती है। ये बच्चे आप 2D में देख रहे हैं इसलिए आपको दिख रहा है, वरना ये स्ट्रक्चर ऐसी है, पॉकेट नहीं बना रही है। ऐसे आप वायर को ऐसे से करेंगे ना, जो स्ट्रक्चर बनती है आपको स्प्रिंग को खींचने पे, वैसी वैसे स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। तो उसमें भी एक दूसरे से वो कनेक्टेड नहीं होते एमिनो एसिड, और कोई एक्टिव साइट नहीं पाई जाती। या
3D में देखेंगे ना, तो ये वायर जैसी ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, यहाँ कोई पॉकेट नहीं बन रही। तो ये भी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर भी एंजाइम नहीं होती। टर्सरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर बैकबोन ऑफ प्रोटीन चैन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, ये एक दूसरे पे फोल्डेड होती हैं, क्रिस क्रॉस फॉर्म बनाती हैं और पॉकेट बनाती हैं, उनको अपन एक्टिव साइट्स बोलते हैं। कैटालाइज फंक्शन शो करती हैं और एंजाइम्स आर टर्सरी एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। अपन ने जो ये स्ट्रक्चर देखी थी ना, वो आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। तो इसमें ये पॉकेट्स पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको अपन एंजाइम भी इसी को ही बोलेंगे अपन। अब बच्चे, क्वार्टरी स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन की, उसमें क्या है, रिप्रेजेंट बाय आइसो एंजाइम एंड एक्टिव साइट आर प्रेजेंट। आपकी क्वार्टरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, तो वो आइसो एंजाइम की तरह शो करती है, रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन, और उसमें भी एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब बच्चे, अपन देखते हैं कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता कैसे है, फिर अपन देखेंगे कि उसमें एंजाइम कैसे हेल्प करता है। पर पहले इसके लिए अपन को ये समझना जरूरी है ना कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा। आपका एक सबस्ट्रेट है, स्टेबल है, और उसकी एनर्जी स्टेबल है, इसलिए एनर्जी भी उसकी कम है। तो इस स्टेबल को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो अनस्टेबल होगा, उसके बॉन्ड टूटेंगे और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसलिए अपन इसको स्टार्टिंग में एनर्जी देंगे, उसको अपन बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी देने से क्या होगा बच्चे, ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपके स्ट्रक्चर में फर्क आएगा, फिर इसमें और बॉन्ड टूटेंगे, फिर और बॉन्ड टूटे तो वो जो बॉन्ड है वो अब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती हैं। ये बच्चे अनस्टेबल हैं और इनकी एनर्जी हाई है, अपन ने इसको एनर्जी दी है तो एनर्जी तो हाई होगी। अब इससे एनर्जी का रिलीज होगा, एनर्जी का रिलीज होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी कम है और दोनों ही स्टेबल है, बट जो बीच की स्टेज होती है वो आपकी, वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाती हैं और वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं और उनकी एनर्जी हाई होती है। उनमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखेंगे एंजाइम्स कैसे वर्क करेगा। अब बच्चे, ये है आपका ग्राफ से अपन इसको समझेंगे। तो ये क्या है, आपका कोई सबस्ट्रेट है जिसकी एनर्जी इतनी है। ये तो बच्चे आपके रिएक्शन हो गई और इधर आपका एनर्जी हो गई। तो बच्चे, इसकी कुछ एनर्जी है सबस्ट्रेट की। अब इसको अपन ने एनर्जी दी तो ये पहुंच गया ट्रांजिशन स्टेट पे, ये ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गया और फिर इसने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। अब जैसे मान लो इसकी पहले एनर्जी कितनी थी, 5 थी, अपन इसको एनर्जी दी 10 और इसने 2 यहाँ पे अपनी एनर्जी है। तो बच्चे, इसको अपन ने 5 से 10 पे एनर्जी दी तो इसने एनर्जी रिलीज करा के प्रोडक्ट बनाया, 2 पे अपना एनर्जी लेवल आ गया। अब बच्चे, अगर अपन, ये तो अपना है विदाउट एंजाइम, अब इसको अपन एंजाइम देंगे तो ये यहां से स्टार्ट करेगा, बट एंजाइम दे देंगे तो एंजाइम अपनी खुद की एनर्जी भी तो लगाएगा, तभी तो अपन इसको एंजाइम दे रहे हैं। तो इस 7 पे इसकी एक्टिवेशन या ट्रांजिशन स्टेट आ गई।
ये आपकी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आई थी इसकी, बट इसकी ट्रांजिशन स्टेट एंजाइम देने पे आपकी 7 पे आ गई। ये बच्चे एंजाइम दिया तब का है ये ग्राफ। तो एंजाइम के करवाएंगे तब भी ये 2 पे प्रोडक्ट बनाएगा। तो बच्चे ये आपका जो डिफ्रेंसिएशन है, एनर्जी डिफरेंस है आपका विदाउट एंजाइम और विद एंजाइम का, वो एनर्जी का डिफरेंस है। तो आप एंजाइम देते हैं तब आपको कम एनर्जी का यूज करना पड़ता है, और विदाउट एनर्जी आपको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप इसका मतलब ये नहीं समझें कि जब एंजाइम दे देंगे तो उसको पहुंचने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो बच्चे एनर्जी लगा रहा है आपकी, एंजाइम अपनी एनर्जी लगा रहा है। एंजाइम ये एनर्जी का गैप है वो एंजाइम कवर कर रहा है। एनर्जी तो अभी भी उस प्रोडक्ट को उतनी ही अनस्टेबिलिटी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने और ब्रेक न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन पे, पर जो ये एनर्जी का गैप है वो आपका फिल करवा रहा है एंजाइम। तो बच्चे ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये आपकी देखो एनर्जी आपको कम देनी पड़ रही है और ज्यादा एनर्जी रिलीज करवा रहा है, तो इसमें एनर्जी आपकी रिलीज होगी, तो ये आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन में होता है कि आपको एक बार रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बाद में और कंटिन्यू चलती जाती है वो रिएक्शन, क्योंकि इससे जो एनर्जी निकलेगी, ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका 7 और 2 के बीच में, ये जो 5 एनर्जी निकली है आपके पास, वो नेक्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट करने में काम आ जाएगी, और जो एनर्जी निकलेगी उससे नेक्स्ट चलती जाएगी। बट अगर ये डायग्राम ऐसे होता, अगर ये ग्राफ ऐसे होता कि प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है, बट नहीं, सबस्ट्रेट की एनर्जी तो कम है बट प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, मतलब आपने दी तो ज्यादा बट उसने रिलीज ज्यादा नहीं करवाई, तब ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। एंडोथर्मिक मतलब इसको देनी पड़ रही है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं उनको हर बार अपन को एनर्जी देनी पड़ती है स्टार्ट करवाने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी ले रही हैं। बट एक्जोथर्मिक में एक बार आपने स्टार्ट करवा दी रिएक्शन तो उसके बाद में आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ रही। अब बच्चे इसको अपन यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं एंजाइम के साथ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि देखो, जैसे मैं एक दुकान पे गई समोसा लाने के लिए, उसने 10 रुपए का समोसा दिया मेरे को। अब आप भी मेरे साथ चल रहे हैं उसी शॉप पे समोसा खाने के लिए, तो बच्चे आपके पास हैं 7 रुपए हैं आपके पास, और बच्चे 3 रुपए मैं दे देती हूँ उस समोसे के, तो दुकानदार ने आपको समोसा दे दिया। आपके तो बच्चे 7 रुपए लगे, 3 रुपए मैंने दे दिए। तो बच्चे इसका मतलब यही है कि 7 की एनर्जी तो थी ना प्रोडक्ट पहले उसके पास, 5 की एनर्जी तो थी उसके पास पहले, तो अपन ने उसको एनर्जी, जो बची एनर्जी वो एंजाइम ने दे दी, तो वो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गया। अब इसको देखो, अपन इसको पहले एनर्जी दे रहे थे 10, तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। जब एंजाइम दिया तो अपन इसको 7 तक एनर्जी दे रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। अब ये जो बची 3 एनर्जी थी ना, वो इसको दिलवाई एंजाइम ने। जैसे उस टाइम समोसा तो 10 रुपए का ही आ रहा था, 3 रुपए मैंने दे दिए उसके, वही बात हो गई कि 3 एनर्जी एंजाइम ने दे दी। इसलिए आपको ऐसे नहीं समझना है कि एंजाइम दे देंगे तो एनर्जी कम चाहिए होगी, वो एनर्जी एंजाइम दे देगा उस प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो अब अच्छे नेक्स्ट देखते हैं अपन नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कैसे करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम
प्रोडक्ट में बदलता है और एंजाइम और प्रोडक्ट बाद में अलग अलग हो जाते हैं। एंजाइम फिर नेक्स्ट रिएक्शन में काम आने के लिए चला जाता है। तो इसमें क्या देखते हैं अपन कि जब एंजाइम से सबस्ट्रेट बन रहा है तब अपन ने इसमें डबल एरो लगा रखे हैं, बट आगे आपका सिंगल सिंगल एरो है। ऐसा क्यों? अगर एंजाइम, अब बच्चे सेल में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। वो बाइंड हो के देखते हैं कि कौन सी उनकी एक्टिव साइट है, और जो उनकी एक्टिव साइट होती है उस पे अगर वो जुड़ गए तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो एक्टिव साइट उनकी नहीं है तो वो वापस रिमूव हो जाएंगे। इसलिए इस स्टेट तक तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इससे जुड़ गए वापस भी बन गए, बट आगे की प्रोसेस में अपन प्रोडक्ट बना लेंगे, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है आपकी। अब अपन स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। ये आपका एंजाइम है, एंजाइम की आपकी एक्टिव साइट्स हैं। ये आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की एंजाइम पे एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो एंजाइम सबस्ट्रेट की शेप में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो टाइटली पहले बाइंड होगा, लूज फिर बाइंड होगा टाइटली, टाइटली बाइंड होगा तो उसके जो पुराने बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कलर से इसने बता रखा ना कि पुराने बॉन्ड तो इसके टूट गए, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये बॉन्ड इसके टूट गए तो ये अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम्स फिर से काम आ जाएंगे इस रिएक्शन में। प्रोडक्ट का इसने फॉर्मेशन कर दिया, एंजाइम्स बार बार उसी रिएक्शन को चलाने में काम आते जाएंगे। अब ऐसे अपन नेक्स्ट देखते हैं कि एंजाइम्स कौन कैसे कैसे होते हैं। एंजाइम्स सिंपल एंजाइम होते हैं आपके, और एक आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है। सिंपल एंजाइम्स आपके प्रोटीन के बने होते हैं जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं वो आपके होलो एंजाइम्स होते हैं। होलो एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट के बने होते हैं होलो एंजाइम्स आपके, और सिंपल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बनाते हैं। अब आपका नॉन प्रोटीन पार्ट क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन पार्ट को तो अपन बोल देंगे एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको अपन बोलेंगे कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर कौन कौन सा हो सकता है? कोफैक्टर आपका कोएंजाइम हो सकता है, मेटल एक्टिवेटर हो सकता है, या प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। अब कोएंजाइम होगा तो क्या होगा? कोएंजाइम आपके लूजली अटैच्ड होते हैं और ये ऑर्गेनिक पार्ट होता है। ये तो आपका ऑर्गेनिक हो गया कोएंजाइम। तो मेटल एक्टिवेटर होंगे वो आपके इनऑर्गेनिक होंगे, और जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो ऑर्गेनिक भी होगा और इनऑर्गेनिक भी होगा। तो फिर वही क्वेश्चन आपका कि अपन ने डिफरेंस कर लिया, फिर अपन डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये कोएंजाइम है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है? ये मेटल आयन जो इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है या फिर मेटल एक्टिवेटर, आप कैसे डिफरेंस करेंगे? तो इसके लिए यह है कि जो कोएंजाइम और मेटल एक्टिवेटर हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं, और जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली अटैच्ड होता है। जो टाइटली अटैच्ड है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जो ऑर्गेनिक है बट लूज अटैच है वो आपका कोएंजाइम हो गया। जो आपका इनऑर्गेनिक है और आपका लूज अटैच है वो आपका मेटल एक्टिवेटर हो गया। तो अब अपन कोएंजाइम के एग्जांपल्स देख लेते हैं। विटामिन हो गया आपका, एएमपी हो गया, एडीपी हो गया, एनएडी हो गया, एनएडीपी हो गया, एफएमएन हो गया, एफएडी हो गया, लिपोइक एसिड हो गया। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, बट आपको याद कौन कौन सा रखना है? एनएडी एंड एनएडीपी, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं दोनों। ये और भी बच्चे दे रखे हैं पर ये और आपके रेस्पिरेशन में दे रखे हैं, बट ये आपको कोएंजाइम्स के एग्जांपल्स में एनसीईआरटी ने दिए हैं। एनएडी एंड एनएडीपी आपको याद रखने हैं। मेटल एक्टिवेटर में आपके एग्जांपल हैं जेडएन, एफई और एमजी। तीन आपके एग्जांपल्स हैं, तीनों याद रखने हैं आपको।
Zn तो आपके मेटल एक्टिवेटर में दे रखा है और Mg और Fe आपके उसमें दे रखे हैं फोटोसिंथेसिस में। प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपको याद रखना है कैटालाइज एंजाइम याद रखना है, हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें। ये एक एग्जांपल याद रखना आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप का। तो आपका जो होलो एंजाइम है वो किसका बना होता है? होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से बना होता है। अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया गया है, 6 क्लास में डिवाइड किया गया है इसको, और 4 से 13 सब क्लासेज हैं। और इसका नेम अपन 4 डिजिट में रखते हैं। अब 4 डिजिट में कैसे रखेंगे? आपकी क्लास बता दी इसने, उसके बाद सब क्लास बता दी। क्लास आपकी 6 है, सब क्लास 6 से 13 है, और उसके बाद आपके सब क्लासेज होते हैं। फिर एंजाइम वेराइटी रिएक्शन टाइप होते हैं। इसके हिसाब से आपकी 4 डिजिट हो जाएंगी। जैसे आपकी क्लास 4 हो गई, सब क्लास आपकी 3 हो गई, और इस हिसाब से हर एंजाइम का 4 डिजिट का आपका नाम होता है। तो ये आपके 4 डिजिट इसके हिसाब से होते हैं। Thousands of enzymes have been discovered, isolated, and studied. Most of enzymes have been classified into different groups has been on the type of reaction catalyze. अब अपन इसकी 6 क्लास देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अपन को सिर्फ क्लास पढ़नी है इसकी। तो आपकी फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होता है कि एंजाइम कैटालाइज करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है इसमें, और विच इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। जैसे आपके प्रोडक्ट के साथ हाइड्रोजन बाइंड है, और ये आपका एस एक और कॉम्प्लेक्स है, तो आपकी जो हाइड्रोजन है वो इस एस के साथ चला जाएगा और प्रोडक्ट आपका ऐसे निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है तो अपन इसको ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे। तो बच्चे हाइड्रोजन में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन में आपके एस प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, तो इन दोनों का ट्रांसफर हो रहा है तो अपन इसको बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ट्रांसफरेजेज क्या करवाता है? ट्रांसफरेजेज करवाता है, ये ट्रांसफर करवाता है फंक्शनल ग्रुप, फॉस्फेट, मिथाइल ग्रुप और भी मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो ट्रांसफर करवाता है वो ट्रांसफरेज कहलाएगा। जैसे BaSO4 प्लस Mg है आपके, तो इस रिएक्शन में MgSO4 बन जाएगा प्लस Ba ऐसे निकल जाएगा। अगर SO4 ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है तो अपन उसको ट्रांसफरेज कहलाएंगे। हाइड्रोजन के अलावा अनदर ग्रुप ट्रांसफर होते हैं तो वो ट्रांसफरेज कहलाएगा। अब थर्ड है अपना हाइड्रोलाइजेज। हाइड्रोलाइजेज में बच्चे क्या होता है? एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टिपिकली विद एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन करवाएंगे अपन, तो अपन उसको हाइड्रोलाइजेज करवाएंगे, और ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। अपन वाटर का ऐड करवा के लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाएंगे तो उसको अपन हाइड्रोलाइजेज बोल देंगे। और जब अपन लाइगेज बिना वाटर के जब अपन मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करवाएंगे तो अपन उसको लाइगेज बोलेंगे। जैसे कार्बन कार्बन पे X और Y जुड़ा हुआ है, तो इससे ब्रेक डाउन होके आपके कार्बन कार्बन बन गया प्लस XY का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इसका ब्रेक डाउन हो गया
तो ये ब्रेकडाउन अगर आपके वाटर की एब्सेंस में हुआ है तो अपन उसको लाइगेज बोलेंगे, और अगर वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ है तो उसको अपन हाइड्रोलाइजेज बोलेंगे। तो अपन कैसे पता करेंगे कि ये ब्रेकडाउन वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है या वाटर की एब्सेंस में हो रहा है? अगर आप ध्यान रखना कि अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है तो इसका मतलब समझना है कि वहां वाटर ऐड करवा के ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ऐसे ही ब्रेकडाउन करवाया जा रहा है। तो अपन इसका पता कर लेंगे। आइसोमरेज में क्या होता है बच्चे? आइसोमरेज में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, और न्यू का फॉर्मेशन करवा दिया। उसी में बॉन्ड का एटम्स का रीअरेंजमेंट करवा के न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाना आइसोमरेज कहलाता है। लाइगेज क्या होता है? एंड देन these enzyme catalyze the joining of two molecules typically with the input of energy from ATP। अपन ATP दे के catalyze joining of two molecule typically with input, अपन कुछ एंजाइम में मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे एटीपी एनर्जी दे के, तो अपन उसको लाइगेज बोलेंगे। तो अपन के 6 कैटेगरीज हैं: ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेज, आइसोमरेजेज और लाइगेज। लाइक ये तो आपका बच्चे वो है जिसमें अपन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं, ब्रेक डाउन करवा रहे हैं और उसमें एटीपी का ऐड करवाएंगे, तो ये लाइगेज हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी को आपका टेम्परेचर और पीएच अफेक्ट करते हैं। अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था, बट अपन यहाँ पे इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं। अब बच्चे इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी है इधर तो, और इधर आपका टेम्परेचर है। तो अपन एक लो टेम्परेचर, ये इसका टेम्परेचर है। अब अपन इसको टेम्परेचर दिया तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आ गए। यहाँ ये हाईली एक्टिविटी जो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी है वो शो कर रहा है, और अब और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये डी नेचर हो जाएगा और फिर इसको फिर से यूज नहीं कर पाएंगे अपन इसको। तो ये लो टेम्परेचर है इसका, लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी शो करता है, और जो मीडियम टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसके लिए 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं। तो उस एक्टिविटी पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। यहाँ पे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। अब चेंज ऑफ पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम पे? तो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है इधर, और इधर पीएच है। लो पीएच पे एंजाइम कम एक्टिविटी शो करेगा, और जब एक ऑप्टिमम पीएच होगी हर एंजाइम के लिए उस पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, और जब अपन और ज्यादा पीएच बढ़ा देंगे इसकी तो इसकी एक्टिविटी वापस से कम हो जाएगी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं A general rule of thumb: the rate double or decrease of half even 10 degree Celsius change either decrease, thus the Q10 enzyme activity। जैसे ये बोल रहा है अपन को कि Q10 है, मतलब एंजाइम को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जो आपकी एक्टिविटी है वो डबल हो जाएगी या फिर हाफ हो जाएगी। अब अगर आप बढ़ा रहे हैं एंजाइम का टेम्परेचर तो वो डबल हो जाएगी, और आप घटा रहे हैं तो एक्टिविटी हाफ हो जाएगी। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। तो ये देखो बच्चे आपकी 35, 36 या 37 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम 100% एक्टिविटी शो कर रहा है। तो अपन इसको अपने पास एंजाइम पहले अपना टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, फिर अपन इसको 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं। Q10 का मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री टेम्परेचर अपन को बढ़ाना है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले इसकी 10% एक्टिविटी थी, अब इसकी 20% हो जाएगी। फिर अपन 15 से 25 करेंगे, फिर अपने 10 बढ़ाया
तो इसकी एक्टिविटी फिर डबल हो गई, 40% हो गई। फिर अपन ने 10% बढ़ाया तो इसकी एक्टिविटी 80 से 100 हो जाएगी, मतलब फिर से डबल हो गई, और यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। अब अपन नेक्स्ट डे देखते हैं कि एंजाइम है उस पे अपन कब तक अपना सबस्ट्रेट बढ़ाएं कि उसकी मतलब Vmax उसका रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जाए। कब तक अपन एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बढ़ाएं? जितनी सब एंजाइम के पास सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट्स हैं उतना बढ़ाएंगे तभी तक तो रिएक्शन बढ़ेगी। जब सारी एक्टिव साइट्स के पास में प्रोडक्ट सबस्ट्रेट आ जाएंगे तब और ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ाने पे अपनी रिएक्शन और नहीं बढ़ेगी। तो कब वो मैक्सिमम आएगा, इसको अपन ग्राफ से देखते हैं। इधर तो आपकी है रिएक्शन वेलोसिटी और इधर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अपन एक मैक्सिमम सबस्ट्रेट कंडीशन, सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तब तक एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स फुल हो जाएंगी। उसके बाद आप कितना ही सबस्ट्रेट बढ़ा लें आपकी एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सारी एक्टिव साइट्स फुल हैं। जब आपने एक दिया तब बढ़ सकती है, 2 दिया तब बढ़ सकती है, 3 दिया तब बढ़ सकती है, पर 4 तक बढ़ेगी। उसके बाद में भी अगर आप और देंगे इसको, तब ये एक अकेला एंजाइम तो 4 से ज्यादा को एक साथ में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना। उसी तरह सारे एंजाइम्स को अपन कितनी कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं उसका ग्राफ है ये। तो उसमें आप देखेंगे कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है इधर और इधर रिएक्शन वेलोसिटी है। तो आप एक एंजाइम को यहां तक बढ़ा रहे हैं, इस Vmax तक बढ़ा रहे हैं, तब आपकी इस कॉन्सेंट्रेशन पर आपका पीक आ गया इस एंजाइम के लिए। तो अब आप देखेंगे कि हाफ Vmax कब आया? हाफ Vmax आ गया इसके आधे से भी पहले आ गया। जैसे यहां तक आपका 20 है, यहाँ आपका 10 है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपके 0 है। तो 5 कंसंट्रेशन पे ही आपका Vmax आ गया, बट फुल्ली इसको पीक आने में टाइम लगता है। तो Km ये आपका Km है और ये आपका हाफ Vmax हो गया। आधे को देख रहे हैं ना अपन, तो Km बराबर सबस्ट्रेट का हाफ Vmax आने में जो टाइम कंसंट्रेशन है वो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। ये बच्चे आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं रखना, अपन बायो पढ़ रहे हैं इसलिए। जो आपकी कैलकुलेटिव पार्ट है वो आप फिजिक्स में करें। यहाँ डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अब बच्चे अब अपन देखते हैं कि एंजाइम को अगर अपन, वो तो नॉर्मल कंडीशन देखी थी कि तब आपका Vmax आएगा, पर जब आप एंजाइम को देंगे इनिबिटर्स तो उस रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, उस Vmax पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आप इनिबिटर, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर दे रहे हैं आप, और इधर आप नॉन कॉम्पिटेटिव दे रहे हैं। तो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर देने पे क्या होगा, आपका रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जैसे अपन देखते हैं कि आप किसी एंजाइम के पास आपका प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, इससे ये सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है और ये आपका इनिबिटर है। ये इनिबिटर अगर बाइंड होने में कंपटीशन कर रहा है आपके एंजाइम से, तो वो तो आपका कॉम्पिटेटिव हो गया। और अगर ये बाइंड होके वापस डिटेच नहीं हो रहा है, उसी से बाइंड ही हो रहा है, उस एंजाइम को उसने खराब ही कर दिया, वापस ये जुड़ के वापस एंजाइम वापस आ जाता है ना, अपने प्रोडक्ट बना के वापस रिएक्शन में काम आ जाता है। पर जब ये
इनिबिटर बाइंड हो जाएगा, उसको नहीं छोड़ेगा, तो उसको अपन नॉन कॉम्पिटेटिव बोलेंगे क्योंकि इसने एंजाइम ही खराब कर दिया। पर जब कॉम्पिटेटिव इनिबिटर देखते हैं, वो ऐसे इनिबिटर होते हैं कि एक बार बाइंड कर दिया, स्लो करवा दी रिएक्शन, फिर वो वापस से हट जाएंगे, तो वो रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो गई ना। तो इनिबिशन ओवरकम हो जाता है आपका एक टाइम के बाद। तो ये आपका कॉम्पिटेटिव है। इसमें बाइंड होता है एक्टिव साइट से, आपका एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती हैं उनसे बाइंड होता है इसमें। तो इसके अपन एग्जांपल देखते हैं। केमिकल सिमिलर टू सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट से सिमिलर सा होता है। जैसे आप देखते हैं मेलोनिक ऑफ सब्सिनेट इनिबिटर ऑफ सब्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जैसे आपका मेलोनिक एसिड बाइंड हो जाता है सक्सिनिक एसिड से। आपका ये क्रेब साइकिल की रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, सक्सिनिक एसिड से आपका फ्यूमेरिक एसिड बनता है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनते समय सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। तो आपका सक्सिनिक एसिड की जगह मैलिक एसिड बाइंड हो गया, तो सक्सिनिक एसिड तो फ्यूमेरिक एसिड में नहीं बन पाएगा ना। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड से बाइंड हो जाता है मैलिक एसिड के टाइम पे। तो आपका इनिबिशन का एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल आपका और दे रखा है, तो इसका सक्सिनेट आपका इनिबिट हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि सक्सिनिक एसिड से आपका फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, तो आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आ रहा है। तो इसमें अगर मैलिक एसिड सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से बाइंड हो जाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी सक्सिनिक एसिड तो इसके लिए इनिबिटर, मैलिक एसिड तो इसके लिए सक्सिनिक एसिड के लिए इनिबिटर की तरह वर्क करने लग गया। तो ये बाइंड हो गया, तो ये एंजाइम इसके लिए फुल हो गया एक बार के लिए। तो इसमें वीमैक्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि एंजाइम इसके साथ बिजी हो गया, तो आपका वीमैक्स लेट आएगा। ये कॉम्पिटेटिव बी वाला एग्जांपल आपका कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का है, क्योंकि एक बार के लिए बिजी हो गया तो वो थोड़ा डिले हो जाएगा, तो आपका वीमैक्स तो वही रहेगा। वीमैक्स तो पहले वाले के लिए सेम, ए वाले के जो लिए वीमैक्स है वही वीमैक्स रहेगा बी वाले के लिए। बट आपकी केएम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। केएम पहले आपको यहाँ मिल रहा था, अब बाद में मिलेगा। जब ये फ्री होगा तो बाद में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बाद में फ्री होगा तो बाद में मिल जाएगा, इसलिए केएम बढ़ जाएगा, बट वीमैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। कॉम्पिटेटिव में क्या होगा कि Vmax तो सेम रहेगा आपका, Vmax बाय 2 तो आपका सेम रहेगा, बट Km की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। और ये आपकी रिएक्शन है, उसने एंजाइम को खराब नहीं किया। ये मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड बना के कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसने सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को बाद में फ्री कर देगा। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई आपकी। ठीक है बच्चे, अब अपन देखते हैं कि नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या करवाता है। ये इसी का ही बी वाले का ही पार्ट है बच्चे। आपके नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या करवाता है, आपकी रिएक्शन है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना रहा है, तो आपका एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये रिएक्शन करवाएगा। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये रिएक्शन करवा रहा है, तो बच्चे एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। एक फॉस्फेट एक ऐड हो रहा है
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन रहा है, जिसमें एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है और आपका पीएफ के एंजाइम इसमें हेल्प कर रहा है। तो पीएफ के एंजाइम इसे को कंट्रोल करवाएगा। कैसे कंट्रोल करवाएगा इसको? ये देखो, ग्लूकोज 6 एटीपी ऑफ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। क्या होगा इसमें कि एटीपी है, वो सेल में एटीपी ज्यादा प्रेजेंट है, तो सेल में एटीपी ज्यादा प्रेजेंट है तो वो पीएफ के एंजाइम को इनिबिट करवा देंगी वर्क करने के लिए। तो वर्क करने के लिए इनिबिट करवा दिया। ये वाली एटीपी नहीं, सेल में और भी बहुत सारी एटीपी प्रेजेंट है। अगर एटीपी सेल में ज्यादा है तो वो इस रिएक्शन को इनिबिट करवा देंगी। तो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज से फोस्फो 1,6 फॉस्फेट है, उसमें सेल में एटीपी ज्यादा है तो ये रिएक्शन को स्लो करवा देंगी। एटीपी इसके लिए इनिबिटर की तरह वर्क कर रही हैं। पर जब एटीपी की नंबर्स कम हो जाएंगे, सेल कंज्यूम कर लेगा तो ये रिएक्शन फिर से फास्ट हो जाएगी। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का बच्चे पेसमेकर भी कहलाता है। पीएफ के एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का पेसमेकर भी कहलाता है। अब एक एग्जांपल और दे रखा है इसने कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम आता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम आता है और एडीपी से आपके एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चे इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, इसने लिख रखा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑफ हेक्सोकाइनेज। इसमें हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कंट्रोल करवा रहा है, बट इसमें एटीपी कंट्रोल करवा रहा था। तो जो अब अपने पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हेक्सोकाइनेज इसको नेगेटिव फीडबैक देगा और इस रिएक्शन को कंट्रोल करवा लेगा। अब बच्चे ये तो नॉन कॉम्पिटेटिव हुई ना, इसमें तो कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसके प्रोडक्ट इसको इनिबिट करवा रहे हैं, तो ये तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल हो गया। पर ये रिवर्सिबल है तो इसलिए आपका रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का एग्जाम्पल हो गया। इसमें ये तो केमिकल के द्वारा हो रहा है और ये प्रोडक्ट के द्वारा ही हो रहा है। ये तो आपका केमिकल एटीपी केमिकल है आपका, इसके द्वारा अपन इसको कंट्रोल करवा रहे हैं। बट इसमें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तब तो आप इसको प्रोडक्ट के द्वारा ही कंट्रोल करवा रहे हैं। तो बच्चे फिर आप सोचेंगे कि दोनों रिएक्शन तो सेम है, फिर आपने ग्लाइकोलाइसिस का पेसमेकर पीएफके को क्यों बोला? तो पहले जब पीएफके से, ये तो आपकी थर्ड रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की और ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की। तो जब थर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, थर्ड रिएक्शन में जब एटीपी ज्यादा हो जाएंगी तब ये पीएफके को इनबिट करेंगी। पीएफके को इनबिट करेंगी तो फोस्फोफ्रुक्टो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर इनिबिट करेगा हेक्सोकाइनेज को कि भाई बहुत ज्यादा बन गया, अब रहने दे एक बार। और जब इसकी कमी होगी तो ये वापस पॉजिटिव फीडबैक से वापस स्टार्ट करवा देंगे। अभी तो ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है जब एटीपी कम है, पर जब इसको पॉजिटिव फीडबैक देना होगा तो ये एएमपी इसको पॉजिटिव फीडबैक देगा। जब एटीपी कम हो जाएंगी तो एएमपी बोलेगा कि भाई वापस स्टार्ट करवा रिएक्शन को। तो इस तरह ग्लाइकोलाइसिस आपका कंट्रोल होता है और रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। ये रिएक्शन बच्चे अपन ने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ रखी है ना। तो बच्चे अब अपन इरिवर्सिबल में देखेंगे कि एंजाइम को खराब ही करवा दिया बाइंड करके इनिबिटर ने। इनिबिटर कैन नॉट ओवरकम, इनिबिटर वापस से हटेगा ही नहीं तो ये ओवरकम ही नहीं कर पाएगा। उसमें क्या होता है एंजाइम में बच्चे, हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड होता है, एचएस पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उस पे क्या होता है इनिबिटर जाके बाइंड कर जाता है। इनिबिटर हाइड्रोजन सल्फाइड पे बाइंड कर गया तो फिर तो ये वर्क ही नहीं कर पाएगा ना, इसलिए इसको अपन
इरिवर्सिबल बोलते हैं और एंजाइम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव है बच्चे। और साइनाइड इसका एग्जाम्पल है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो प्लांट में पाया जाता है, वो ईटीएस में अपन ने पढ़ा है, वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक बार बाइंड हो जाएगा तो ये रिएक्शन हमेशा के लिए स्टॉप हो जाएगी। तो इसके साथ ही अपना और जो प्लांट होगी उसमें रेस्पिरेशन खत्म हो गया तो साइटोकाइनिन पे इनहिबिटर बाइंड हो जाएंगे तो रिएक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसके साथ ही अपना वो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।